आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश खैरनार सर। डॉक्टर सुरेश खैरनार राष्ट्र सेवा दल के वो पुरोधा है जिन्होंने देश में हो रही उन घटनाओं को, जो घटनाएं वास्तव में हम सब के संज्ञान में रहती है और आती है, उसका फैक्ट फाइंडिंग किया। पूरे देश में ही नहीं, विदेश में भी जाते हैं और वो घटनाएं, जो घटनाएं मानवता को आहत करती है, उन घटनाओं का ज़रूर फैक्ट्स फाइंडिंग करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, अपनी एक रिपोर्ट्स भी बनाते हैं। एक दूसरी बात है कि एक सेक्युलर एक्टिविस्ट के रूप में पूरी दुनिया से परिचित हैं। डॉक्टर सुरेश खैरनार सर से इस वक्त हम ये जो बातचीत शुरू करना चाह रहे हैं आपके लिए, दरअसल इसका संदर्भ भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और संदर्भ ये महत्वपूर्ण है कि इस समय हम लोग हाल ही में जो चरित्र देश में देख रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने सन 1950 में 26 जनवरी को अपने आप को संप्रभु कहा। अपने स्वयं के लिए हमने लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा की। हमने अपने लिए धर्मनिरपेक्ष तत्व को स्वीकारा, हमने अपने लिए समाजवाद को स्वीकारा और हम सब ने इस बात की गारंटी भी दी कि हम अपने आप को बेझिझक अभिव्यक्त कर सकेंगे। हमने इस बात के लिए भी संकल्पित हुए, दृढ़ संकल्पित हुए कि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के साथ आगे बढ़ेंगे। ये जो न्यू इंडिया का कंसेप्ट है जो हमने 1950 में स्वीकारा, उस कंसेप्ट को आज इस वक्त हम किस स्थिति में देख रहे हैं ये हम समझेंगे डॉक्टर सुरेश खैरनार सर से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपने जिस न्यू इंडिया की कल्पना या बात बोली जी, आपको याद होगा 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जिस दिन संविधान सभा में राष्ट्र को अर्पण किया। जी, 1950 तो लागू होने का डेट है जी, लेकिन उससे एक साल पहले बाबा साहब ने इसको राष्ट्र के प्रति अर्पण करने का घोषणा करने का दिन है जी, 26 नवंबर 1949, जैसे हम संविधान दिवस कहते हैं। संविधान दिवस। तो उसके दूसरे दिन से आप अगर आरएसएस के माउथ ऑर्गन जिसको बोलते मुखपत्र, जिसका एक का अंग्रेजी नाम है ऑर्गेनाइजर जी, और हिंदी नाम है पांचजन्य, मराठी भी विवेक है, बंगला है, तेलुगु, लेकिन मैं मुख्य से दो की बात कर रहा हूँ, पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर, जो उस समय चल रहे थे। आप इनमें के आर्टिकल अगर उठा के देखेंगे, मेरे इंटरव्यू के बाद में आप विकिपीडिया में चले जाइए, पांचजन्य ऑर्गेनाइजर आप टाइप कीजिए और 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, इस ढंग से आप नवंबर महीने के अंतिम 3 दिन जो है उसके अगर आप आर्टिकल देखोगे, हमें ये भीम स्मृति यानी भारत के संविधान को पहली बार भीम स्मृति नाम देने वाला कोई है संघ परिवार है। हमें ये भीम स्मृति मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मनुस्मृति हजारों सालों से मौजूद रहते हुए नायाब, जिसमें हमारे देश की संस्कृति का, हमारे देश की परंपरा का, हमारे देश का इसका सबका समावेश रहते हुए भीम स्मृति में हमारे देश की किसी भी परंपरा का, संस्कृति का हमको कोई समावेश नहीं दिख रहा है। ये देश विदेश के संविधानों के नकल करके बनाई गई गोदड़ी है। मराठी में ये प्रतिक्रिया रही। ये प्रतिक्रिया है। गुदड़ी का मतलब जो पुराने कपड़े हमारे, जी हाँ, अपने जो साधारण घर है, गरीब घर है, और हम सर्दी के दिनों में बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो कोई ब्लैंकेट और रजाई वाली औकात तो अपने लोगों की रही नहीं, ना बाबा साहब की भी थी, ना हमारे करोड़ों लोगों की भारत की स्थिति। तो हमारी माँ बहनों ने सदियों से एक स्टिचिंग, एक सिलाई का एक तरीका ईजाद किया था। पुराने साड़ियाँ, पुराने धोतियाँ, पुराने कपड़े जो फट जाते थे, उनके टुकड़े निकाल के उनको जोड़ जोड़ के बनाया जाने वाला, जिसको आज अंग्रेजी में कांथा वर्क बोला जाता है, वो गुदड़ी, मराठी में जिसको हम गोदड़ी बोलते। बाकायदा भारतीय संविधान को गुदड़ी की उपमा दी है। तो जिस परिवार ने, जिसके आज भारत में सत्ता चल रही है, लगभग 9 साल होने जा रहे आने वाले मई में, इस परिवार ने इस संविधान को, जिसकी आपने शुरुआत की, इसको इन्होंने स्वीकारा नहीं है और इन्होंने सीधा सीधा मनुस्मृति का महिमा मंडन करते हुए कहा है कि इतना नायाब संविधान हमारे देश का। क्या ये समय इसकी पराकाष्ठा देखते हैं आप?
जिसकी पराकाष्ठा आज की तारीख में ही नहीं, राम मंदिर का जिस दिन भूमि पूजन हुआ जी उस भूमि पूजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस भूमि पूजन में प्रधानमंत्री और उस भूमि पूजन में संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जो एक श्लोक वहाँ पर इस्तेमाल किया, ये मैं उसका प्रतीक मानता हूँ। और वो घटना कोई पुरानी नहीं है। हाल ही 5 की घटना, अगस्त बिल्कुल 5 अगस्त 2020 या 21 की घटना है, बहुत ताजी घटना है, 1 साल पहले की घटना है, या अभी 2 साल बोल सकते हैं, या 1.5 साल बोल सकते हैं। मैं उसके बाद में आया हूँ, आवाज़ इंडिया टीवी पर मैं उस पर बोला भी हूँ, जी उस श्लोक को लेकर मैंने विस्तार से कहा भी है। तो उस श्लोक को दोहराना मोहन भागवत जी का ये किस बात का परिचायक है? या देश भर में जो दलितों के ऊपर अत्याचारों के जो हम किस्से आए दिन सुनते जाते हैं, अभी भी कल परसों का किसी पानी की बोतल किसी के प्रिंसिपल या शिक्षक की एक दलित विद्यार्थी ने प्यास लगी तो पी ली होगी, तो उस बहाने भी उसको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। राजस्थान में एक की तो जान ही चली गई, उसमें वो मटके से पानी लिया तो इतना पीटा कि वो मर ही गया। और उलगड़ी से लेके झज्जर से लेके दुनिया भर की घटनाएं ये रोजमर्रा की बात हो गई है। रोजमर्रा की बात है। अब तो उसको हम एक तरह से अभी मतलब उसका उच्चारण करना भी, यानी वो लेकिन एक मराठी में एक जो कहावत है ना, रोज मरे त्याला कौन रडे। आइडिया ऑफ इंडिया की बात जिसने आपने शुरुआत की, बहुत अच्छी प्रस्तावना है आपकी, इसलिए मैं उसको थोड़ा जी विस्तार से जवाब देना चाहता हूँ। आइडिया ऑफ इंडिया संघ परिवार को कबूल नहीं है। उनके आइडिया ऑफ इंडिया की कल्पना जो बाबा साहब ने देखी है, जो महात्मा गांधी ने देखी है, जो जवाहरलाल नेहरू ने देखी है, जो सरदार पटेल ने देखी है, वो है ही नहीं। सुभाष बाबू ने भी देखी है, जिनका महिमा मंडन करते हैं। इनका भारत के प्रति देखने का नजरिया और इनका देखने के प्रति नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। ये हिंदू राष्ट्र के रूप में देखते हैं। ये एक मनुस्मृति वाला एक ऐसा राष्ट्र की कल्पना करते हैं, मतलब इनका आइडिया ये है। इनका आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो शुद्ध हिंदू राष्ट्र का है। और हिंदू के बगैर, और हिंदू भी मतलब सिर्फ अपर कास्ट हिंदू, जिसको कोई 3.5% बोलते, कोई मैं कहता हूँ कि 10 से 15%, क्योंकि उसमें मराठा, राजपूत, जाट वगैरह भी डाल सकते हैं अपन। 85% का जो भारत है, अगर आज 140 करोड़ आबादी, अगर प्रधानमंत्री खुद संसद में बोल चुके हैं, मैं उस पर आऊँगा बाद में जी, तो 140 की भी अगर हम 85% मान लेते हैं तो 100 के 85 हो गए और 40 के, तो लगभग 100 करोड़ के आसपास की आबादी जो है, जो इनके आइडिया ऑफ इंडिया में नहीं आती है। तो बचा हुआ जो तथाकथित एलिट क्लास है, सवर्ण क्लास है, वो अगर 40-50 करोड़ का अगर देश का अगर इनका सपना होगा तो जनतंत्र का तकाजा है। क्योंकि ये कुछ जनतंत्र के माध्यम से, भले इनको पसंद नहीं हो, वो उसको सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको लोगों के सामने जाना पड़ रहा है। अभी त्रिपुरा से लेके जो प्रदेशों में इलेक्शन चल रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कैसे ये लोग गली गली घूम रहे हैं। तो उस जनतंत्र का सीढ़ी का सहारा लेकर, लेकिन इनको भारत के जनतंत्र के प्रति जो हमारे संविधान ने जो मूल्य प्रस्तावित किए हैं, जनतंत्र से लेके हर तरह के, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अन्य लोगों को सेकंड कैटेगरी का सिटीजन के तौर पर रहना पड़ेगा, जो हिटलर ने जर्मनी में ऐसा कभी प्रयोग किया है जिसको 90 साल होने जा रहे। हिटलर ने जर्मनी में इसी ढंग से करने की कोशिश की। और ये जो नमस्ते सदा वत्सल्य जो है ना, ये बिल्कुल स्टॉर्म ट्रूपर से आया हुआ है। हिटलर इनका आदर्श रहा है और हिटलर को ही मद्देनजर रखकर इन्होंने अपनी पूरी बिल्डिंग खड़ी की है। और इसलिए संसद में का व्यवहार से लेके व्यक्तिगत जीवन के व्यवहार में एक चालकानुव्रत, ये इनका मुख्य मकसद है। तो इसलिए आपने जिस आइडिया ऑफ इंडिया की जो शुरुआत की, जो अमात्य सेन ने बहुत बढ़िया ढंग से अपनी एक किताब की शक्ल में पेश किया जी, और सभी बहुत सारे लोगों ने जिनको जनतंत्र से, सेकुलरिज्म से, धर्मनिरपेक्षता से प्रेम है, उन्होंने सब ने लिखा है। लेकिन जिनका आज इस देश में सत्ता चल रही है, उनको आइडिया ऑफ इंडिया से बिल्कुल नहीं लेना देना। उनके आइडिया ऑफ इंडिया की कल्पना जो है वो मुट्ठी भर चंद सवर्ण, जो वर्ण हमारी मनुस्मृति के अनुसार जो सोसाइटी थी, शूद्र पैर के अंगूठे से, भुजाओं से क्षत्रिय, माथे से ब्राह्मण, मुख से, इस ढंग से इनका जो, उसी जिसको बाबा साहब ने कहा था कि ये 4 मंजिल की ऐसी सुंदर इमारत है जिसमें सीढ़ी नहीं है,
इमारत है। बिल्कुल, नीचे वाला नीचे ऊपर वाला जा नीचे, नहीं ऊपर सकता, वाला ऊपर वाला ऊपर, नीचे बीच उतर वाला नहीं बीच सकता। में। तो ऐसी क्लासिकल उपमा जो दी थी वो हूबहू आज की तारीख में ये लोग उसको कायम रखना चाहते हैं। हम इस बात को समझना चाह रहे हैं कि फैक्ट्स फाइंडिंग तो आपने भी जी 2002 के दंगों का किया है। जो कुछ गुजरात में घटित हुआ, उस वक्त के सारे रिपोर्ट्स देश के लिए कोई नए नहीं बिल्कुल। है। लेकिन बीबीसी ने इस वक्त जो डॉक्यूमेंट्री दी, उस डॉक्यूमेंट्री को भारत ने बैन कर दिया। ये एक घटना। दूसरी घटना इसी के साथ जुड़कर आती है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को किसी तरह का कोई बस डिस्कशन हमारी संसद में ना होना। ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को एक समाजवादी कार्यकर्ता, एक धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ता, इस दृष्टि में आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? मैं ऑन कैमरा कहना चाहूँगा, जी। 56 इंच छाती नाम का जुमला हुँ। उन्होंने खुद कॉइन किया है, जो कि उनकी और मेरी बनियान एक ही साइज़ की 44, कोई दो राय नहीं। वो मेरे से 2-3 साल बड़े हैं, हाइट में भी हम लगभग एक जैसे हैं और शरीर की साइज़ भी हमारी, और वज़न भी करेंगे, वज़न के कांटे पे तो कोई अलग से आने वाला नहीं। तो जब मेरे को खुद को 44 की बनियान लेनी पड़ती है तो वो 56 इंच कहाँ से हो गए? एक, और 56 इंच छाती पहली बार थरथरा रही है। पहली बार 56 इंच छाती इतिहास के क्रम में आज 8 से 9 साल होने जा रहे हैं आने वाले मई में। नरेंद्र मोदी को पहली बार घबराया हुआ मैंने देखा संसद में। डर लगे तो गाना गा वाली जैसी कहावत, जैसे वो जो हाथ वाथ हिला के जी। और पूरा मैं वैसे तो नरेंद्र मोदी जी को सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो कोई रैशनल बोलते नहीं है। उनका बोलना पूरा की इरेशनल और पूरा मुद्दे छोड़कर इतिहास, भूगोल, किसी का भी कोई इतना इग्नोरेंट प्रधानमंत्री मैंने अपने देश के इतिहास में नहीं देखा, इसलिए मैं उनको सुनना। लेकिन क्या लेकिन आपको लेकिन जी। लेकिन इस बार मैंने नरेंद्र मोदी जी को पेशेंस से सुना, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। लेकिन क्या आपको ये लगा, आपने ये महसूस किया कि संसद में वो बात नहीं दिखी जो बात नहीं संसद दिखेगी, में क्योंकि नरेंद्र मोदी बुरी तरह से डरे हुए थे। नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह मालूम है कि अपनी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो मैंने खुद देखा है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने नरेंद्र मोदी और अदानी के रिलेशनशिप, क्योंकि 1988 में गौतम अदानी नाम के आदमी ने, जिसकी 60 साल की उम्र है, 24 जून 1967 का जन्म है गौतम अदानी का, और गौतम अदानी का साम्राज्य 8 साल के भीतर का, 9 साल के भीतर का बेतहाशा बढ़ा है, जो विश्व के औद्योगिक इतिहास का ये सबसे रिकॉर्ड ब्रेक बढ़ोतरी है, जिसको सूजन बोलते हैं ना हम डॉक्टर की भाषा में। ये औद्योगिक विकास नहीं है, हम टाटा बिरला पैदा हुए तब से सुन रहे, 100 साल से भी ऊपर ये दोनों उद्योगपतियों की उम्र है और इनका साम्राज्य भी है, इनके भी देश विदेश में भी कारखाने हैं। लेकिन ये बंदा 1988 में अपने आप को रजिस्टर करता है अहमदाबाद के स्टॉक में। 1988 में रजिस्टर की हुई जो उद्योग या जो इकाई है वो 2023 में विश्व के 3 नंबर पे चली जाती है, एशिया के पहले नंबर पे चली जाती है और भारत के सबको पीछे छोड़ के चली जाती है। मैं आवाज़ इंडिया के बहाने इतनी सी बात की इंक्वायरी करने की मांग करता हूँ। नरेंद्र मोदी को जो आज पसीना आ रहा है, नरेंद्र मोदी जो abnormal ढंग से मेरे पीछे 140 करोड़ आबादी, बिल्कुल झूठ। नरेंद्र मोदी, आप जिस गुजरात की बात कर रहे हैं, उस गुजरात से नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है कि वो एक कम्युनल, रेसिस्ट, जातीयवादी लीडर है। हिटलर ने जिस ढंग से जर्मनी में आज से 90 साल पहले एक पर्टिकुलर प्रोग्राम POGRAOM प्रोग्राम ये करने का कार्यक्रम करने वाला आदमी के साथ 140 करोड़ की आबादी जिंदगी में नहीं जा सकती। ये मैंने गुजरात में जाके 50 जगह सभाओं में बोला है। नरेंद्र मोदी को 140 करोड़ की आबादी का सपोर्ट मिलना असंभव है, वो कुछ भी कर ले, क्योंकि आप बंदूक की नली के ऊपर आप लेकिन बहुमत तो है। वो बहुमत तो क्रिकेट में जैसा एक रन से भी चुन के जीत के आना वाली जैसी बात हो जाती है, ऐसी ये तो खेल वाली बात हो गई। हिटलर भी, मुसोलिनी भी डूमा में और वहाँ की पार्लियामेंट में चुन के गए थे, वो कोई बंदूक की नली पे नहीं गए थे। इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इतिहास यही रहा है कि लोग चुन कर गए नहीं, ये हमारी जिस संसद में डॉक्टर आंबेडकर को 3-3 बार पराजित होना पड़ता,
वो संसदीय राजनीति की मर्यादा क्या है ये मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ये संसद में किस ढंग से क्या क्या करके लोग चुन के जाते हैं और उसके लिए कौन कौन से और समीकरण लगते हैं, अपना वो विषय नहीं है। वर्तमान संसदीय राजनीति का स्वरूप पे अगर मैं बोलूंगा ना तो कई संसदों को दिखाने के लिए मुंह नहीं रहेगा। ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक बोलता हूँ मैं। आज की तारीख में डॉक्टर अंबेडकर वैसे भी अपने जीवन में 3 बार हारे, लेकिन मैं तो गांधी का भी नाम लेता हूँ, मैं जयप्रकाश का भी नाम लेता हूँ। और आज की तारीख में मैं किसी भी राष्ट्रीय नेता को अगर आज की चुनाव प्रणाली में वो आके खड़ा होता है वो डिपॉजिट भी बचा पाएगा कि मुझे डाउट है। ये संसदीय राजनीति का तकाजा है। इसमें जात तो इसमें ये धर्म, ये लोकतंत्र का कौन सा चेहरा है? ये लोकतंत्र का चेहरा बहुत दोषपूर्ण है, जिससे बाबा साहब खुद संतुष्ट नहीं थे। बाबा साहब अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। वो अगर जीवित होते तो इन्होंने बाकायदा इस संसदीय राजनीति का और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश की होती। इसीलिए अपने पार्टी को उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ना, रिपब्लिक जनता का पार्टी। तो इस हिसाब से जनता पार्टी बाद में पैदा हुई 1977 में, लेकिन बाबा साहब ने इसकी नींव आज़ादी के तुरंत बाद डाल दी थी। इसलिए भारतीय जनतंत्र की मर्यादाएं जहाँ पर इंदिरा गांधी भी चुन की गई है, जहाँ पर कई तरह के लोग मुख्यमंत्री भी बनते हैं, प्रधानमंत्री भी बनते हैं, और वर्तमान प्रधानमंत्री इसका मूर्तिमंत रूप है। वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे संविधान के विपरीत, जो संविधान में धर्मनिरपेक्ष, जो संविधान में जनतांत्रिक, जिस संविधान में सबको लेकर साथ में चलने की शपथ का प्रावधान है, ये मुख्यमंत्री के भी तौर पे लेनी पड़ती है, प्रधानमंत्री के तौर पे तो लेनी ही पड़ती है। लेकिन इनका ब्लंट वायलेशन करने वाला इस देश का अगर कोई नेता अगर होगा तो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्योंकि संसद में एक ऐसा विषय जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिस पर पूरी दुनिया में प्रतिक्रियाएं होती है, जिस पर भारत का विपक्ष ये संसद में सवाल पूछता है सरकार से, और वो जो पूछा जाता है उसे भी संसद की कार्यप्रणाली से उसको बाहर लिखा जाता है, उसको बाहर रखा जाता है, लेकिन संसद में सरकार इसका जवाब नहीं देखिए देती। संसद में तो ये जो पूरी स्थिति है, इस स्थिति को आप कैसा देखते हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि संसद बन के आज कम से कम 70 साल से ऊपर हो गए जी। इस संसद में मधुलिमे नाम की जिनकी शताब्दी भी चल रही है, एकमात्र संसद थे। और ये इंदिरा जी ने खुद कहा है वसंत साठे जी को, और वसंत साठे ने मुझे रवि भवन में एक दिन गपशप में खुद कहा कि सुरेश, मुझे इंदिरा जी ने एक बार बोला 1977 में कि अकेले मधुलिमे ऐसे ऐसे मुद्दों के ऊपर संसद को दिन दिन भर ठप कर देते हैं, नियमों के तहत, चिल्ला के या कुछ हंगामा करके नहीं। मुंदड़ा, उस समय के बहुत सारे ऐसे आर्थिक गैर व्यवहार के प्रकरण है। धर्मा तेजा, एक शिपिंग कॉरपोरेशन थी, एक धर्मा तेजा नाम के आदमी के जैसा ये है ना अदानी, उसी ढंग का। अदानी भी आजकल पोर्ट में आया है, आपको पता है क्या? 8 से 7 पोर्ट उसके कब्जे में नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद से दिए गए हैं, और एयरपोर्ट भी दुनिया भर के। तो इस ढंग का ये उद्योगपति, तो वैसे ऐसे उद्योगपति और भी समय में अलग अलग कारणों से बने हुए, लेकिन उनके ऊपर नकेल कसने के लिए संसद में मधुलिमे जैसे अकेले अकेले आदमी ने संसद को बंद करने का और संसद को ठप करने का भी इतिहास है। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके साथ में संसद के जो भी पीठासीन अध्यक्ष होते हैं, वो भी आज की तारीख में ये सब दिखावा है। पहले कभी संसद का जो पीठासीन अध्यक्ष होता था वो स्वतंत्र होता था, वो कई बार प्रधानमंत्री के दबाव में नहीं आता था। कभी राष्ट्रपति भी ऐसे होते थे कि जो जांबाज होते थे, जो वो इतिहास वो अलग है, जहल सिंह से लेकर राजन बाबू तक के मैं गिना सकता हूँ नाम। लेकिन वर्तमान तारीख में ऐसे ऐसे लोगों को उन पदों पे बिठाने की इन्होंने पूरी व्यवस्था की है, जो हिटलर ने भी की थी। हिटलर ने अपने समय में इसी ढंग से कठपुतलियों जैसे लोग रखे थे, जिनके द्वारा उसने अपना सो कॉल्ड ड्यूमा का तमाशा दुनिया को दिखाया। आज की तारीख में मुझे हूबहू जर्मनी का वो जो मॉडल है, प्रतिबिंब मानते हैं? बिल्कुल, मैंने लिखा भी है। 2014 में जब इन्होंने ओथ ली, मेरा आर्टिकल है द स्टार्टिंग ऑफ इंडियन फैशिज्म एडिशन, इंडियन एडिशन ऑफ फैशिज्म, मेरा आर्टिकल है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। तो इसलिए फैशिज्म की शुरुआत 16 या 15 मई 2014 में हो चुकी थी, तो और होने वाली थी, क्योंकि जिस ढंग से इन्होंने पूरा चुनाव का, और यही अदानी
गौतम अदानी ने 400 से 500 सभाएं करने के लिए नरेंद्र मोदी को अगर उस समय अपना प्राइवेट जेट नहीं दिया होता तो ये भी दिन आपको देखने को नहीं मिले होते। नरेंद्र मोदी को आज की तारीख में सत्ता के पायदान में पहुंचाने के लिए अगर सबसे बड़ा कारक तत्व है तो गौतम अदानी है। कम से कम 400 से ऊपर सभाएं भारत के इतिहास में करने का किसी एक पार्टी का नेता का वो तभी कर सके, एक जेट, उस जेट में पेट्रोल किसका गिरता था, वो जेट किस कंडीशन में इनको दिया गया, उस जेट का पेमेंट कौन किया है, और उसके अलावा जेट खाली नहीं दिया है, बेतहाशा पैसा भी दिया गया है। मैं तो आज इस बहाने डिमांड करूंगा, क्योंकि ये बंदा जो आज इतना बड़ा धन्ना सेठ बन चुका है विश्व के इतिहास का, ये अजीबोगरीब रिकॉर्ड है। रॉकफेलर, फोर्ड, बहुत बड़े बड़े नाम है विश्व के, लेकिन गौतम अदानी एक अजीबोगरीब ऐसा किस्सा है। देखिए, अंबानी के ऊपर सिलिकॉन टाइकून करके एक किताब है, उन्होंने वो जो पॉलिस्टर किंग करके एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार ने लिखी है, वैसे ही गौतम अदानी के भी बारे में कोई किताब जरूर लिखी जा रही होगी, क्योंकि दुनिया में कोई लोगों की कमी नहीं है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट ये भी एक तरह की एक किताब भी कहा तो भी चलेगा। 2 साल से हिंडनबर्ग नाम का कोई आदमी नहीं है। हिंडनबर्ग वो आदमी था जिसने हिटलर को शपथ दी थी चांसलर की। वो जर्मनी का सर्वे सर्वा था, उसने हिटलर को 30 जनवरी 1930 को चांसलर की शपथ दी थी, वो हिंडनबर्ग नाम का अमेरिका में कोई आदमी नहीं है। वो जो शेयर बाजार का एजेंट है उसने जानबूझ के हिंडनबर्ग नाम लिया। ये भी एक कहानी इस बहाने आवाज इंडिया के प्रेक्षकों को मैं बता दूं, हिंडनबर्ग जानबूझ के नाम दिया है कि वो ऐसा नाम है कि जो हिंडनबर्ग सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की सेना का प्रमुख था और हिटलर उसके सामने एक जवान था, जिसको जर्मनी में कॉर्पोरल बोलते। उस हिंडनबर्ग को दिन ये आए कि हिटलर जैसे आदमी को शपथ देनी पड़ी, इसलिए ये नाम में भी बहुत बड़ा व्यंग छिपा हुआ है। ये साधारण नाम नहीं है जी, ये हिस्टोरिकल नाम है। तो उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जो अमेरिकन एक शेयर एजेंट है, यंग लड़का है, हार्डली 50 बिलो 50 है, उसने ऐसे 8 से 9 रिपोर्ट पब्लिश किए है। ये अकेला नहीं है, इसके पहले उन्होंने ऐसे 8 से 9 लोगों को चेक करने का काम किया है। जो सबसे गंभीर संगीन बात, शेयर बाजारों की नकली कीमतें बढ़ाई गई है, जिसमें सेबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है। सेबी आपके हमारे जेब के पैसों से उनके तनख्वाह दी जाती है। मैं आज आवाज इंडिया के बहाने सीधा सीधा आरोप करूंगा सेबी के ऊपर। सेबी क्या कर रही थी? अरे 5-10 लाख रुपए के लिए किसी के घर पे आप रेट डाल देते हो, दुनिया भर के कप्पन से लेके क्या क्या तरह के लोग आप हजारों सड़ा रहे हो, और आपको ये आदमी आपके नाक के नीचे क्या क्या कर रहा था, शेयर के दाम कैसे ऊपर नीचे हो रहे थे, कैसा अंगूठा बता रहा था, किस किस ढंग से कौन कौन से पोर्ट खरीद रहा था, क्या क्या व्याले न्यारे कर रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेके LIC से लेके पंजाब नेशनल बैंक से लेके बैंक ऑफ बड़ौदा से लेके कौन सी शर्तों पे इसको कर्जा दिए जाते थे। आप और हम एक मामूली से कैमरा खरीदने के लिए भी कर्जा लेने जाएंगे तो 50 फॉर्म आपको भरने पड़ते हैं। एक घर के लिए कर्जा लेने जाते तो आपको कितनी सारी सिग्नेचर करनी पड़ती है, तो कितने चेक एंड बैलेंस होते हैं। इसमें किसकी शय मानते हैं? इसमें सीधी सीधी शय हमारे देश के बैंकों को कंट्रोल करने वाला, क्योंकि एक बैंक मैनेजर की हैसियत नहीं है कि इतने करोड़ रुपए का कर्जा किसी को दे सके, वो सिर्फ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी करते हैं। और ये जो मैं समस्त बैंकों के बोर्ड ऑफ ट्रस्टियों की भी कटघरे में खड़े करने की मांग करता हूँ। ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी फुकट में काम नहीं करते, इनको बेतहाशा तनख्वाह, बेतहाशा इनको ये दिए जाते हैं भत्ते। ये सब क्या कर रहे थे? हमारे देश के आम आदमी के बेचारे के मेहनत के पसीने के पैसे बैंक में वो FD बना के वो दुनिया भर के अलग अलग कामों में डालता, ताकि उसको बुढ़ापे में LIC जीवन बीमा, जिसका नाम है, काय का जीवन बीमा, वो तो मृत्यु बीमा बन गया है। हजारों हजारों करोड़ रुपए आप उठा के किसको पूछ के दिया आपने? इस ढंग से हमारे जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है उनके पैसों को चुना लगाया है। बाकी और क्या उठाया उसने शेयर मार्केट में, क्या क्या बोल बोल के, वो और अलग बात। इस पर तो संसद में ना सरकार ने बातचीत की, सरकार के खुद के पैर उसमें दबे हुए हैं। इसका उपचार क्या देखते हैं आप? इसका उपचार वर्तमान सरकार की तरफ से तो मैं इंक्वायरी की मैं मांग करने की गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मांग करूंगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक कंपनी ने
हिंडनबर्ग ने ये सब पूरा बाहर लाया है, उसी ढंग से मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ही इंक्वायरी की बात हो सकती है। मेरा भारत की किसी भी एजेंसी पे विश्वास नहीं, जिस एजेंसियों को ये 2014 के पहले पोपट बोलते थे, आईबी से लेके सीबीआई से लेके इन सब हमारे देश की एजेंसीज को नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी पोपट बोल बोल के थकी नहीं है, क्योंकि तब इनके ऊपर नकल कसी जाती थी, तब अमित शाह को जेल भेजा गया था, तब नरेंद्र मोदी के दंगों की इंक्वायरी के लिए एसआईटी बैठाई थी, इसलिए इनको उस समय पोपट लग रही थी। लेकिन अब वही पोपट इन्होंने अपना खुद का पिंजरे का मिट्ठू बना के इन्होंने चुन चुन के लोगों के घरों पे भेजने का जो काम किया, तीसरा शटल वार्ड से लेके कप्पन जैसा पत्रकार बेचारा एक मामूली सा, कितने हजार मिलते आप लोगों को, ऐसे खोजी पत्रकार को उलगड़ी की मनीषा नाम की दलित बच्ची की अत्याचार की घटना को केरल से वो इंक्वायरी करने गया था और उसको नाके के ऊपर आपने हाईवे की उठा के डाल दिया और आपको उसमें मनी लॉन्ड्रिंग दिख रही। आपने मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा एक नया एक कॉइन कर दिया शब्द आपको, और आप ये जो अदानी नाम का जो कर रहा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ये मनी का खेल कर रहा है। ये तो ऐसा मुझे लगता चित्र के जैसा कोई एक बच्चा जैसे नोटों को फेंक फेंक के जैसा खेलता है ना, ये नोटों की होली करने वाला आदमी है और इसने हमारे देश के आम आदमी के पैसों को चूना लगाया। ये सबसे संगीन बात है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो किया वो एक अलग और इंक्वायरी की बात होगी, लेकिन भारत के स्तर पे इसने हमारे आम आदमी के जेबों का जो पैसा हमारी अपनी बैंकों से, हमारे अपनी एलआईसी से जो लिया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आम आदमी का पैसा लगा हुआ है। लेकिन इस पर कोई बातचीत ही ना होना, ये आप कैसा देखते हैं? क्योंकि देखिए, आप स्वयं इमरजेंसी में आप भी जेल में थे, लेकिन इमरजेंसी का ये अभी कोई घोषित इमरजेंसी तो नहीं है। इमरजेंसी की बातचीत भले बाहर नहीं आती थी, लेकिन बातचीत हुई है। मेरे पास में नाना साहब गोरे से लेके दुनिया भर के संसद सदस्यों के इमरजेंसी में भी लोकसभा में, राज्यसभा में बोले हुए भाषणों के रिकॉर्ड्स है। हमने उस समय साइक्लोशल करके बांटे। इमरजेंसी में अभी भी तो रिकॉर्ड से ही भाषण हटाए जा रहे हैं। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जनतंत्र को या चुनाव को एक सीडी मानते हैं, या भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार जिसकी मैंने शुरुआत में चर्चा की जी, वो संविधान को बिल्कुल नहीं मानते। अभी वो संविधान को एक स्ट्रेटेजी के तहत, इसलिए वो बार बार देश प्रेम, बार बार देशभक्ति, बार बार हमारी संसद का अपमान, हमारे देश का सेना का अपमान, ऐसे कई सारे जुमले उन्होंने अभी ईजाद किए हैं। लेकिन वास्तविक रूप से इनको न सेना से लेना देना है, न संसद से लेना देना है, न संविधान से लेना देना है। इनको हमारी देश की सर्वसामान्य जनता से भी लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल हिटलर की एक ऐसी एडिशन है भारत के हिस्से में आई हुई। दुनिया में हिस्ट्री रिपीट होता है, ये वर्तमान तारीख में भारत का ये बिल्कुल क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसमें हर तरह से, मतलब जिस ढंग से यूजीसी से लेके, प्रेस काउंसिल से लेके, आपके मीडिया से लेके, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से लेके, मतलब ऐसा कोई फोरम नहीं बचा है कि जिसमें इन्होंने अपनी पैठ, अपने लोग बैठा बैठा कर, अरे वाइस चांसलरों को देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के देश भर के सबके सब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, एक वाइस चांसलर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आरएसएस के बैकग्राउंड का नहीं होगा, और वो पूरा संघ का एजेंडा वहाँ पर इम्प्लीमेंट करता है। शिक्षा संस्थानों में, मजदूर आंदोलनों में, देश की ऐसी शायद ही कोई इकाई बची होगी जिसको हम संस्था, हमारे संविधानात्मक संस्थाएं बोलते हैं, जिस देश की सर्वोच्च अदालत के 4 न्यायमूर्तियों को 12 जनवरी 2018 को, मैं दिन भी बता रहा हूँ आपको, इस 12 जनवरी को उसको गिन के 5 साल हुए हैं। 5 साल पहले जस्टिस चलमेश्वर ने अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इससे ज़्यादा भारत की न्याय व्यवस्था की आबरू का कोई और ज़्यादा चित्र दूसरा हो नहीं सकता है। और उन्होंने साफ साफ कहा है, जिसमें बाद में चीफ जस्टिस बने वो गोगोई भी बैठे थे, जिसमें जोसेफ नाम के भी जज बैठे थे। 4 जजों का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं ताज़ा आपको मजमून बताता हूँ कि उन्होंने साफ साफ कहा था प्रेस को कि हम बहुत दबाव में काम कर रहे हैं, और वर्तमान तारीख का भी आप संसद के जो भी कार्यप्रणाली और न्याय की कार्यप्रणाली, न्याय व्यवस्था किस दबाव में काम करती ये, और हमारे अपने इसी शहर में एक जज की मृत्यु हुई है जिसका नाम हरकिशन लोहिया था।
वो सीबीआई जज का स्पेशल जज था। उसकी मृत्यु को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी चलमेश्वर के सरकारी आवास के ऊपर। क्या हुआ? आज आराम से वो आदमी देश का गृह मंत्री पद पे बैठा हुआ है, आराम से चलमेश्वर भी रिटायर हो गए, आराम से गोगोई राज्यसभा में चले गए, आराम से दुनिया भर के लोग क्या क्या प्रिविलेज लेके चले गए। और सबसे कमाल की बात, इनको जिन जिन लोगों ने क्लीन चिट दिया, जो रघुरामन ने इनको चिट दिया, रिजर्व बैंक वाले नहीं, वो एक और था जो गुजरात दंगे के एसआईटी का चीफ था, वो आज साइप्रस का एम्बेसडर है। इनको जो जो लोगों ने फेवर किया, गोगोई, जिस गोगोई को तो सेस उनका स्कैंडल, उनका राज्यसभा में जाना इस नहीं वक्त नहीं, उसको सेस स्कैंडल में इन्होंने पहले फंसाया। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, कैमरा पे बोल रहा हूँ। और उसी गोगोई को बाद में इन्होंने क्या अंदर में खिचड़ी पकाई, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, उसके द्वारा बाबरी मस्जिद का विवादास्पद जजमेंट दिलवा लिया और उसको 6 महीने के भीतर राज्यसभा में भी ले लिया। हम उनको आदिवासियों के कानून बदलने हैं, 5वां और 6वां शेड्यूल ख़त्म करना है। वो सोनम वांगचुक बैठा हुआ है जिसके नाम पे 3 इडियट सिनेमा बनी, वो आज बर्फबारी में स्लीपिंग बैग में पड़ा हुआ है बेचारा अनशन करते हुए। वो एकमात्र बुद्धिस्ट स्टेट है हमारे देश का, क्या मांग कर रहा है बेचारा। सोनम वांगचुक पद्मश्री अवार्डी है। सोनम वांगचुक कई सारे रिसर्च करके उसकी दुनिया भर के पेटेंट है जी। सोनम वांगचुक को कई सारे दुनिया के और देश के प्रतिष्ठानों ने सम्मान किया है। वो 6वीं शेड्यूल की डिमांड कर रहा है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ऐसे ऐसे प्रदेशों के लिए बनाने की व्यवस्था की है संविधान में। ये तो 6वां शेड्यूल देने की बात दूर है, ये नष्ट करने पे तुले हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का जब नामांकन हुआ उसी समय मैंने वार्निंग का लेटर लिखा है, माननीय भावी राष्ट्रपति, आपको मैं आगाह करना चाहता हूं कि आपको आउट ऑफ वे जाके राष्ट्रपति पद तक के ले जाने का एकमात्र इनकी वजह जो है, ये 5वीं और 6वीं अनुसूची जो बाबा साहब ने संविधान में आदिवासियों के लिए, क्योंकि बाबा साहब के पास में उतना समय नहीं था, अन्यथा और 1 साल लग गया होता हमारा संविधान बनाने को। तो बाबा साहब ने सीधा 5वीं और 6वीं शेड्यूल बना के अनुसूचित जाति जनजातियों को उसमें डाल के उनके लिए स्पेशल प्रावधान किया। उनकी जगह के ऊपर आप उंगली भी नहीं रख सकते, वहाँ कोई टावर भी नहीं खड़ा कर सकते, वहाँ कोई उनकी इजाज़त के बगैर, उनकी ग्राम पंचायत के यूनानिमस डिसीजन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। सोनम वांगचुक वही मांग कर रहा है, क्योंकि लद्दाख ये इस देश का हमारा सीमा का प्रदेश है, संवेदनशील प्रदेश है, बफर स्टेट है, बफर, जिसको सुरक्षा की भाषा में, रक्षा की भाषा में बफर स्टेट बोला जाता है। ऐसी जगहों में सोनम वांगचुक की डिमांड बिल्कुल वाजिब है। वो बार बार बोल रहे हैं कि हमारे कितने जवानों की मौतें हो गई, हमारा क्या क्या हो रहा है, इसको 6 शेड्यूल का दर्जा बहाल किया जाए, अन्यथा इसमें अगर सो कॉल डेवलपमेंट और दुनिया भर का क्या क्या होते रहा तो बहुत बड़ा प्रकृति के साथ, क्योंकि ग्लेशियर्स का पिघलना, जोशीमठ, उसके ऊपर अलग से चर्चा हो सकती है, शायद की भी है मैंने। तो ये सब चीज़ों का जो मामला है ये उसके साथ रिलेटेड है। इसलिए सोनम वांगचुक आज की तारीख में मैं आवाज़ इंडिया को प्रार्थना करूंगा कि हम लोग चले, सोनम वांगचुक का अच्छे से इंटरव्यू करें, उससे बातचीत करें और लद्दाख की क्या समस्या है उसको जानने का हमारा, क्योंकि भारत का एक संवेदनशील हमारा ऐसा सीमा प्रदेश है जी जी, तो जिसके बारे में वर्तमान सरकार सोनम वांगचुक को पूरा अनदेखा कर रही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया, उसके बाद में एक बीबीसी से जुड़ा हुआ दूसरा एक्शन सरकार का जरूर दिखाई दिया कि सीबीआई ने, ये आयकर ने बीबीसी के ठिकानों वो पर तो हमने कहा ना कि इन्होंने जिन संस्थाओं को पोपट और क्या क्या बोला था, हाँ हाँ, उन संस्थाओं का इस्तेमाल अभी वो जिस ढंग से पागल जैसे कर रहे हैं, विरोधी दलों से लेकर दुनिया भर के अन्य लोगों के ऊपर, यही इन्होंने एक आध दिन अदानी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया? जिस अदानी की पूरी वैश्विक स्तर पर इतने आबरू के दुनिया भर के क्या क्या छिछलेदारी हो रही है, उस अदानी के ऊपर इन्होंने न संसद में एक शब्द से उसका नाम लिया है, न कोई एक बंदा अदानी के घर पर आज तक भेजने की क्यों नहीं कोशिश की। अगर बीबीसी के आर्थिक व्यवहारों के बारे में इनको इतनी ही चिंता है, बीबीसी इतने सालों से देश में काम कर रही है, आज़ादी की भी पहले से कर रही है, बीबीसी बहुत पुराना कम्युनिकेशन का जरिया है, तो उस बीबीसी के बारे में इन्होंने एक तो मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मारा है,
नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि इससे एकदम माती की मोल हो गई है। नरेंद्र मोदी टॉलरेंस के बारे में, नरेंद्र मोदी जनतंत्र के बारे में, नरेंद्र मोदी अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में क्या चीज़ है, ये बीबीसी के एक्शन ये सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसलिए नरेंद्र मोदी का असंवेदनशीलता का अलग उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को खुद को ही एक तरह से इस बहाने एक्सपोज कर दिया है। और इसलिए बीबीसी के बारे में क्या है, बीबीसी की फिल्म में मैं बीबीसी के पहले आप ही के चैनल पे 50 बार गुजरात दंगे के ऊपर तफसील से बोल चुका हूँ। नरोदा पटिया से लेके गुलमर्ग सोसाइटी से लेके इसरत जहाज से लेके कई कितने सारे बातों के ऊपर मैं गोधरा से लेके बेस्ट बेकरी से लेके नहीं, उसका तो आपने एक रिपोर्ट भी बनाया कितना सारा बनाया मैंने, और कितनी बार मैंने बोला है, देश भर में बोला है। उसके ऊपर सैकड़ों किताबों का मैं पुलिंदा ले लेके घुमा हूँ, और इसको कई रिपोर्टिंग हुई है इसमें। और इसके लिए नरेंद्र मोदी को तो कहीं से भी, वो तो जस्टिस नानावटी जो सो कॉल्ड कमीशन जो था, जिसको मैंने 5 बार अपीयर किया हूँ, और आपको जानकारी दे दूँ भारत में और कितने लोग उसको अपीयर हुए मालूम, लेकिन मैंने अपीयर किया है। मेरे दोस्त थे वहाँ मुसलमानों की तरफ से वकालत करने वाले मुकुल सिन्हा, वो मुझे एक नहीं दो नहीं 5 बार लेके गए, जस्टिस नानावटी से मेरा परिचय कराया, मीट माय फ्रेंड डॉक्टर सुरेश खैरनार। और नानावटी ने मेरे को हंसते हुए बोला कि यू नो ड्यू टू मी मुकुल टुडे बिकम अ एडवोकेट। तो मेरे को ये मामला समझ में नहीं आया। बाद में मुकुल भाई ने बताया कि ये इतने बदमाश है कि मैं साइंटिस्ट था इंडियन फिजिकल लेबोरेटरी अहमदाबाद में, मेरी नौकरी गई किसी और कारणों से, इन्होंने मेरे नौकरी के ऊपर का जजमेंट के ऊपर ठप्पा लगाया है कि सस्पेंडेड करके, और उसके बाद मैंने मजबूरी में एलएलबी किया और आज वकील बना हूँ, तो उसका भी क्रेडिट ये ले रहे हैं। तो जस्टिस नानावटी को तो मैं देखने के बाद में 5 बार, पहली मुलाकात में मैंने कहा कि मुकुल भाई आप जस्टिस नानावटी को समय देकर आप समय बर्बाद कर रहे, क्योंकि वो तो पूरा तुला हुआ है नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट देने पे। बोले बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने का समय बढ़ा रहा हूँ, ये मुकुल सिन्हा का वक्तव्य है। क्योंकि मुकुल सिन्हा लड़ रहे थे और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली है मई या अप्रैल में, और वो 16 या 15 मई को प्रधानमंत्री पद पे पहुँचे हैं। अन्यथा गुजरात दंगे वाला मामला अगर ईमानदारी से उसका अगर, और मैं रीओपन करने की बात कर रहा हूँ आज इस बहाने, ये जो क्लीन चिट को लेकर जो ये बच्चे जैसा जो अमित शाह से लेकर सबको मैंने जो नाचते हुए देखा ना, तो ये जो लोग मरे, ये जो आर्मी को आने नहीं दिया 3-3 दिनों तक, ये जो दुनिया भर के गुलमर्ग सोसाइटी से लेके वहाँ के वाकई जो हो गए, दिन भर से टेलीफोन चले जा रहे, कोई एक्शन नहीं ली जा रही, ये मैं नहीं, ये लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह से लेके जस्टिस कृष्णा अय्यर से लेके मनोज मित्ता से लेके सिद्धार्थ वरदराजन से लेके राणा आयुब से लेके आशीष खैतान से लेके, कितने नाम लूँ मैं, और आखिरी नाम लेता हूँ मैं, गुजरात के डीजी पे रह चुके आरबी श्री कुमार। आरबी श्री कुमार का मेरा डायरेक्ट टेलीफोन पे कन्वर्सेशन होते रहता है। उन्होंने द कर्टन बिहाइंड द गुजरात नाम की किताब मेरे को लिख के भेजी है, कि उन्होंने मेरे को विनती की है कि सर आप इसके ऊपर रिव्यू लिखिए, और मैं लिखूंगा भी। ये सब इतने सारे एविडेंसेस रहते हुए, दुनिया भर के लोग जिंदा मौजूद रहते हुए, और क्या चाहिए, ये सब मैनेज करके इन्होंने अपने आप को क्लीन चिट दिलवा ली है। ये मैं साफ साफ आवाज इंडिया के बहाने कहता हूँ, रीओपन करके अगर दोबारा इन चीज़ों की अगर इंक्वायरी की जाए ना, तो नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को और दुनिया भर के जो भी कल्प्रिट्स है, इनको मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं है। इनकी मानसिकता ही पता चलती है ना। लेकिन जिस औरत के ऊपर बलात्कार करने वाले 12 लोगों को आप एक्विटेड कर देते हो आज़ादी के अमृत महोत्सव के आड़ में, इसका मतलब आपको दंगे, और दंगे का इस्तेमाल किया चुनाव में। वर्तमान गुजरात का चुनाव जो हुआ विधानसभा का, इसमें खुल के अमित शाह ने गुजरात दंगे का समर्थन किया कि चिर शांति के लिए दंगा आवश्यक था। कितनी संगीन बात इस देश का कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाला आदमी के मुंह से आई है। और मैं चुनाव आयोग की भत्सना करता हूँ कि चुनाव आयोग को कंप्लेन करने के बाद भी चुनाव आयोग ने बोला कि हमें कोई आपत्ति नहीं दिखती है। यानी चुनाव आयोग, यानी हमारे देश की सब एजेंसियां, हमारे देश की सब संवैधानिक संस्थाओं की आज अगर ऐसी स्थिति बन गई है, मैं आपातकाल से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में हम जी रहे हैं, ऐसा मैं आज आवाज़ इंडिया में खुल के बोल के मैं। लेकिन ये जो पूरी स्थिति है, क्या ये बहुमत और बहुसंख्यकवाद इन सब का परिणाम?
काय का बहुसंख्यवाद 37.4, 100 लोगों में 37%, 4 लोगों का वोट है। इसके बावजूद भी बचे हुए 63% जो 2/3 मेजॉरिटी होती है, जो इनके साथ में नहीं है। ये जो 140 लोगों का मेरे ऊपर कवच है बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ईमानदारी से अगर इस देश में चुनाव होते हैं और ये विरोधी दल जो बेवकूफ़ जैसे एक दूसरे के खिलाफ फालतू का मत विभाजन का काम करते, जिसमें बेंजी से लेके हैदराबाद वाला ओएसी से लेके सब शामिल है, ये सब अगर लोग अगर इनको अकल आ जाए ठिकाने पे, सही माने में अम्बेडकर और सही माने में इनको अपने खुद के कुरान शरीफ याद आ जाए और इस देश के जनतंत्र के प्रति अगर इनको सबको सचमुच चिंता हो, अगर, क्योंकि ये सबके अपने अलग अलग हाथ पैर दबे हुए, उंगलियां दबी हुई है, ईमानदारी से 1977 के जैसा अगर एकजुट होकर अगर चुनाव होगा ना, नरेंद्र मोदी को और संघ परिवार को उस दिन पता चल जाएगा। हिंदुत्ववादी, सवर्ण मानसिकतावादी, जो लोग मनुस्मृति को इस देश का संविधान बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को 85% बहुजन समाज का देश कैसे चुन के दे सकता है? असंभव है। ये मैं इनको जेल में भी आपातकाल में बार बार बोला हूँ कि आपके हिंदुत्व के एजेंडे से आप इस देश के संसद में कभी नहीं जा सकते हैं। लेकिन अभी हमारी संसद की जो भी कुछ मर्यादा है, जो कुछ गलतियाँ है, जो कुछ खामियाँ है चुनाव की प्रणाली में की, उसके कारण ये पहुँच गए। लेकिन वो जो 66% जो इनके साथ नहीं है, क्या ये 66% इस बात पर कभी सोचते नहीं? अगर क्योंकि उनको आप तो अगर उनको इतने अगर लंबे समय से राष्ट्र सेवा दल के रूप में हम भी कोशिश कर आपने रहे हैं। लोगों के बीच काम अभी किया जो है। मैं आपके सामने आया जी, उसके पहले क्षण तक मैं यही कोशिश करते हुए आया हूँ और करने वाला हूँ। हम ये कर रहे हैं कोशिश कि अगर इस देश का जनतंत्र बचाना है, इस देश की संसद को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, तो सबसे पहले ये संविधान विरोधी, जनतंत्र विरोधी, संसद विरोधी, हमारे देश की जो भी विशाल परंपरा आज़ादी के आंदोलन से विकसित हुई, इनको सबको ख़त्म करने वाले लोगों के विरोधी, इनको हटाने का एक 1 पॉइंट प्रोग्राम। बाकी आपके दुनिया भर के क्या क्या मतभेद है वो अपनी जगह रखिए, वो हिसाब किताब कर लीजिएगा। लेकिन वर्तमान तारीख में शैतानों को हटाना, पॉलिटिकल पार्टी भाषा में लेसर एविल नाम का शब्द होता है, कम से कम शैतान। तो ये सब कम से कम शैतान है, एक दूसरे में इनमें भी खामियां हैं, लेकिन इन्होंने कम से कम एक बड़े शैतान को हटाने के लिए ये कम से कम शैतानों का इकट्ठा होना बहुत आवश्यक है। अगर ये हो गए, उस दिन नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को पता चल जाएगा। लेकिन ये सारे जितने अल्पसंख्यक समुदाय दिखाई देते हैं, ये सब एक दूसरे के प्रति मित्र विहीन दिखते हैं, इनके कोई मित्र नहीं नजर आते। लेकिन तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में ये विश्व के इतिहास का मैंने बार बार कहा कि ये औद्योगिक क्षेत्र का विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। ऐसा घोटाला आज तक विश्व में किसी भी औद्योगिक साम्राज्य का याद नहीं आता है। बहुत सारे लोग अमीर बने हैं, बहुत सारे लोगों के एसेट्स बढ़े, बहुत सारे लोग नंबर 1 नंबर 2 क्या क्या हम पढ़ते रहे, लेकिन ये जो चतुराई करके झूठे झूठे शेयरों के दाम बढ़ा बढ़ा के जो आदमी अमीर बना है, ये विश्व के इतिहास का एकमात्र उदाहरण है। और ये अगर ईमानदारी से इसकी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंक्वायरी होती है ना, नरेंद्र मोदी को अदानी तो 12 के भाव में जाएगा, क्योंकि वो एक उद्योगपति है। वो तो जैसा हर्षद मेहता भी गया और भी माल्या छुपा हुआ है, और चौकसी, और उसी के नाम का कोई एक मोदी भी है, ललित, और बहुत कुछ है। लेकिन ये कांड के इतना कांड विश्व के इतिहास में कोई दूसरा हुआ नहीं। और इस कांड का जिस दिन दूध का दूध पानी का पानी होगा, नरेंद्र मोदी को मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि 8 साल के या 9 साल के सफर में नरेंद्र मोदी ने इस उद्योग के पीछे में अपनी पूरी ताकत लगा दी है, पूरे कानूनों की अवहेलना की है, पूरे हमारी वित्तीय संस्थाओं को कंपेल किया है इसको पैसा देने के लिए। इसलिए नरेंद्र मोदी का इसमें का जो रोल है बहुत संगीन रोल है, और इसके लिए मैं इसकी इंक्वायरी की मांग करता हूँ। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने एक शब्द से भरी संसद में इसका नाम नहीं लिया, और इसीलिए राहुल गांधी के बार बार ये नाम लेने के, हटाने के अगर उन्होंने कार्रवाई की है, तो ये भारतीय संसद के इतिहास का काला अध्याय है। और अगर राहुल गांधी के ऊपर इन्होंने एक्शन ली, तो वो तो इनके ताबूत के ऊपर और एक कील माना जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सर एक बात तो उभर कर आई कि इसे भारत पर हमला कहा गया। क्या आप इसे हिंडनबर्ग का भारत पर हमला मानते हैं, या फिर? ये तो बहुत आसानी से हिटलर भी ये टर्म यूज करते रहता था हमेशा, जो कि वो खुद जर्मनी की जड़ें खोद रहा था।
और ये भी भारत में सत्य में तब से यही देश वाला, क्योंकि देश वाला जो मामला है ना, ये सभी तानाशाहों ने, सभी फासिस्ट लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसलिए देश वाली जो बात है, अगर ये देशभक्त होते तो हमारे देश के बैंकों को चूना लगाने की गुनाह इन्होंने क्यों किया होता? अगर ये देशभक्त होते तो हमारे देश के कानूनों का इतना बड़ा ब्लंट वायलेशन इन्होंने क्यों किया होता? तो इसलिए चोर सबसे पहले इसी तरह का आधार लेता है। तो इसलिए इन्होंने ये जो देशभक्ति का जो चादर ओढ़ा हुआ है ना, ये चादर इनको ज़्यादा काम आने वाले नहीं, क्योंकि ये सभी ने किया है। आज तक इतिहास के क्रम में यही सहारा वो लोग लेते रहते हैं। अदानी कहाँ से अमीर बना है भाई? अदानी इसी देश के लोगों के पैसों से ठेंगा बता बता के बना हुआ है। तो ऐसा चोर आदमी, देश का नाम लेने का तो उसको रत्ती भर का नैतिक अधिकार नहीं, वो तो आज जेल में होना चाहिए था। लेकिन दुर्दैव यह है कि इस देश में देशद्रोही लोग के हाथ में देश चला जाने के कारण वो देश के आड़ में बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि इतिहास के क्रम में ऐसे अदानी, ऐसे नरेंद्र मोदी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी बहुत आए, जर्मनी में आए, इटली में आए, कुछ लोगों ने उनको फांसी पे लटका दिया, कुछ लोगों को खुद को गोली मार के मरना पड़ा। इसलिए दुनिया में असंभव कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मैं साफ साफ इस बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, मेरे मन में कोई शक शुबा नहीं है, इनको भी वो दिन आने वाले हैं। और इसलिए ये आखिरी इनको एक तरह से रक्षा का माध्यम है। ये उसको चादर ओढ़ के क्यों नहीं अभी तक हिंडनबर्ग के ऊपर कार्रवाई की, क्यों नहीं हिंडनबर्ग के ऊपर केस चलाई? अगर इनको इतना देशभक्ति का, भारत के ऊपर अपमान करने का ये अगर मुद्दा है, भारत की इज्जत का इन्होंने एक तरह से पूरे विश्व के पटल के ऊपर भाजीपाला करके रख दिया है। भारत की इज्जत को इन्होंने जो थोड़ी बहुत, काय का विश्व गुरु, इन्होंने विश्व के स्तर पे भारत को जो नीचा दिखाने का काम किया है, ये भारत द्रोही काम है। इससे ज़्यादा देशद्रोही काम हो नहीं सकता है। और वो भी देश के आड़ में छुपकर अगर ये कर रहे हैं दोनों भी, तो मैं इससे बड़ा देशद्रोह का और देश का अपमान का काम दूसरा नहीं कह सकता हूँ। ये देश का सबसे बड़ा अपमान है। जिन लोगों ने इस देश के आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, जिन लोगों ने इस देश के सामान्य लोगों का हमेशा अपमान किया, जिस देश के सामान्य लोगों को इन्होंने सतत एक कीड़े मकोड़े के जैसा इस्तेमाल किया, ऐसे लोगों को देश का नाम लेना, देशभक्ति का नाम लेना, तिरंगे का नाम लेना, जिस तिरंगे को इन्होंने माना नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने 1949 की वो जो बात बोली, उसमें इन्होंने तिरंगे को भी नकारा है। संविधान को नकारने के साथ में नेक्स्ट डे का इनका निबंध है कि ये 3 रंग अशुभ है, ये हमको मंजूर नहीं है। तो इसलिए जिन लोगों को तिरंगा झंडा भी मंजूर नहीं, रामटे के नाम के किसी की याचिका है नागपुर हाईकोर्ट में कि इन्होंने तिरंगे को कभी प्रणाम नहीं किया है, तो इसलिए ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये सब पब्लिक डोमेन में स्पष्ट है। आज ये देशभक्ति का चादर ओढ़कर एक झूठी, जिसको एक तरह से सूडो नेशनलिज्म का आधार लेकर ये अपना गुनाहों को छुपाने का काम कर रहे, लेकिन ये नहीं छुपेगा। ये अभी बाहर आ चुका है। और अब और आगे जब इनके तफसील से जब पूरी बातें आएगी ना, तब इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलनी। चलिए, हमारा ये वक्त भी पूरा होता है। हम इस बातचीत को अगर पूरी करना चाहे, समेटना चाहे, तो एक अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहूँगा कि एक वो सेकुलर का एक्टिविस्ट, जो सेकुलर एक्टिविस्ट बरसों से इन सारी चीज़ों को देखता आ रहा है, इसका विश्लेषण करता आ रहा है, और वो फैक्ट्स जो देश के लिए ज़रूरी होते हैं, उसको फाइंड करके लोगों तक पहुँचाता आ रहा है, वो इस स्थिति पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मेरा देश के लोगों के ऊपर बहुत विश्वास है। देश के लोगों ने समय समय पे अपना खुद का विवेक का इस्तेमाल किया है, जो 1977 उसका विटनेस हूँ। और आज की तारीख में मुझे ये पक्का विश्वास है कि देश के लोग इनकी चोरियाँ, इनका जमातवाद, इनकी धर्मांधता और इनका नकली देश प्रेम, जिसको मैंने सूडो नेशनलिज्म बोला है, ये समझ चुके हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा राज्यसभा लोकसभा का मुझे जो दिख रहा था, वो एक तरह से अंदर से रो रहे थे। इसलिए नरेंद्र मोदी को हाथ हिला हिलाकर, चिल्ला चिल्लाकर, जवाहरलाल नेहरू आउट ऑफ वे जाकर नाम ले लेके बोलने की जो उनको जो नौबत आ पड़ी, दया आती है मुझे। इस देश के लोग समझ रहे हैं। इंदिरा जी ने भी लोगों को इस ढंग से भरमाने की कोशिश की थी
और लोगों ने इंदिरा जी को कहाँ पहुँचाया ये भी इतिहास में मौजूद है। नरेंद्र मोदी जी को उनकी आंखों के सामने वही दिन आने वाले हैं, ये मेरा पक्का विश्वास है। और इसीलिए मैं देश दुनिया में इस बात को लेकर एक भी क्षण बगैर गवाए इस बात को लेकर लिखना बोलना काम कर रहा हूँ, करूँगा। धन्यवाद। एक बात समझिएगा कि बदलाव तो होते हैं, लेकिन बदलाव के साथ एक प्रति बदलाव भी होते हैं, और ये प्रति बदलाव जो होते हैं वो प्रच्छन्नता होती है। अभी जब हम डॉक्टर सुरेश खैरनार सर से ये बात कर रहे हैं कि ये सूडो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म के प्रति जो एक प्रच्छन्न रूप खड़ा होता है, एक उसका जो प्रतिरूप खड़ा होता है, जो दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है, और इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुरेश खैरनार सर से। सर, आप हमारे साथ हैं, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत आपका बहुत धन्यवाद। वर्तमान तारीख के इतने ज्वलंत विषयों को लेकर आपने मुझे पूरा मौका दिया बोलने का, इसलिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।